आप लोगों ने देखा, दो चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। कोशिका कोशिका झिल्ली पढ़ लिया आप लोगों ने, कोशिका भित्ति पढ़ लिया आप लोगों ने, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया आप लोगों ने, कोशिका के अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया से पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब जरा सा जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा, गोल्जी काय के बारे में आपने पढ़ा, तो अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं वेसल्स के बारे में, वैकुल्स के बारे में, रसधानी के बारे में। किसके बारे में? रसधानी के बारे में। यानी कि ये चौथा चीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? रसधानी। क्या नाम है इसका? रसधानी, है कि नहीं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉक्यूल्स। क्या कहते हैं? वॉक्यूल्स। ठीक है ना? रसधानी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अब आप इस बात को समझ लीजिए कि 65% जो जल होता है हमारे शरीर का, 65% जो जल होता है, वह जल हमारे इन्हीं वेसल्स में, कोशिकाओं में एक जगह होती है वैकुल्स की, ठीक है ना, रसधानी की जगह होती है जहां पानी की बूंदें एकत्रित होती हैं, और 65% जल संग्रह यही होता है। 65% जल, और इसका काम है जल संग्रह करना। इसका काम क्या है? जल संग्रह करना। हमारी कोशिकाओं के भीतर में जो वॉक्यूल्स पाए जाते हैं, रसधानी पाए जाते हैं, उस रसधानी का काम है आपके शरीर में जल को संग्रहित करना। तो यहाँ पर एक बात है कि हमारे शरीर का वजन अगर 100 किलो है तो 65 किलो उसमें पानी है क्या? नहीं। समझे कि नहीं? वो जो जल होते हैं, चूंकि कोशिका, हमारे शरीर का निर्माण तो बहुत सारी कोशिकाओं से न हुआ है, और बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर में जो जल है, जो जल है कहाँ पे? रसधानी में। तो वह पूरे जल के 65% हिस्से वहां पे संग्रहित है। जल के कितने परसेंट? 65% जल वहीं संग्रहित है। अब आ गया समझ में? कहां पे? हर एक प्रत्येक कोशिका के रसधानी में। क्लियर हो गया? जिसका काम है समय समय पर उन लोगों को जल की आपूर्ति, कोशिका के अंदर में जल की आपूर्ति करना। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग जरा सा देख लेते हैं, एक और अंग है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है इसका? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। क्या नाम है इसका? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम लोग कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय। क्या बोलते हैं इसको? तारक काय। क्या अंग्रेजी में कहते हैं? सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और तारक, आप लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं? सेंट्रोसोम की खोज, तारक काय की खोज बोबरी ने किया था। किसने किया था? बोबरी ने। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने, है ना, खोज किया था कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले सेंट्रोसोम के बारे में, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको समझना होगा, तारक काय, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। क्या चीज काम है इसका? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन। अच्छा, कोशिका विभाजन के मतलब क्या चीज? कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि कोशिका टूट करके नए कोशिका का निर्माण करना। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि कोशिका बर्बाद हो जाना, कोशिका और जो था मर धंस करके हट जाना, नहीं। कोशिका विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। क्या होता है इसका? पुनर्निर्माण, है ना। टूट करके नए कोशिका में परिवर्तित हो जाना, टूट करके नए कोशिका में परिवर्तित हो जाना। और सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन, अभी पढ़ाए थे ना, कहाँ होता है बताइए? लीवर में। सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। अगर आपको लीवर में गलती से चोट वगैरह लग गया या चाकू को लग गया तो यह जल्दी ठीक हो जाता है। यहाँ पर अगर चाकू को लग गया तो क्या हो जाएगा? जल्दी ठीक हो जाएगा। घाव हो जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नए कोशिकाओं का निर्माण ज्यादा होते हैं। नए कोशिकाओं का निर्माण ज्यादा होते हैं, और नए कोशिकाओं का निर्माण जब ज्यादा हो जाएगा, है ना, नए कोशिकाओं का निर्माण जब माने एक परिपूर्ण अवस्था में हो जाएगा,
तो यानी कि घाव आपका जल्दी भर जाएगा, है ना। और जिस जगह पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है ना, जिस जगह पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है वह कौन सी जगह है, तो न्यूरॉन। कहाँ है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन। ब्रेन में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वहां पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, न के बराबर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि सर अगर कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन की क्या स्थिति है, तो ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। और न्यूरॉन में क्या होते हैं, कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो सर अगर कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन में फिर कैंसर कैसे, कैंसर की क्या परिभाषा है, कैंसर किसे कहते हैं, जब कोशिका का विभाजन अति ज्यादा हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, कोशिका किसी भी शरीर के पार्ट में कोशिका का विभाजन हद से ज्यादा हो जाए तो वही किसका रूप धारण कर लेता है, कैंसर का। बात समझ में आ गई। जितना होना चाहिए अगर उतना हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा तो वह किसका रूप धारण कर लेगा, कैंसर का रूप धारण करे। कोशिका का विभाजन एक सीमा तक ही होनी चाहिए, अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो फिर वह किसका धारण कर लेगा, है ना, कैंसर का रूप धारण कर लेगा। तो अब यहाँ पर आप जरा सा बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सर अगर ब्रेन में, याद रखिएगा, ब्रेन में जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है। ब्रेन कैंसर को ही हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ब्रेन ट्यूमर। तो फिर सर ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है, जब कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो याद रखिए, यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है वह दो चीजों से बना है, उसमें दो चीज पाए जाते हैं। उसमें देखिए, ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है। कितना न्यूरॉन होता है, 90%। और 10% उसमें क्या होता है, गैलियल सेल। याद रखिएगा, 10% क्या होता है, गैलियल सेल। 90% जो न्यूरॉन होते हैं वह कोशिका का विभाजन नहीं करता है। 90% जो न्यूरॉन होते हैं वह कोशिका का विभाजन नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन गैलियल सेल जो होते हैं, समझ में आ गया बात, इस गैलियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, पता है आप लोगों को। इसमें चूंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और जिस चीज में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वहां कोशिका का विभाजन नहीं होगा। इस बात को समझ में आ गया। लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है इसलिए कोशिका का विभाजन नहीं होगा। लेकिन गैलियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सीधा बढ़िए। गैलियल सेल में सेंट्रोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जब इस 10% में जब सेंट्रोसोम पाया जाएगा तो सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करेगा कि नहीं करेगा। और जब यह आवश्यकता से अत्यधिक, अगर यह सेंट्रोसोम आवश्यकता से अधिक कोशिका का विभाजन हो कर देगा तो गैलियल सेल विभाजित, नया कोशिका का निर्माण होने शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कैंसर की परिभाषा क्या है, आवश्यकता से अत्यधिक कोशिका का विभाजन ही क्या कहलाता है, कैंसर। तो अब गैलियल सेल जितना इसका होना चाहिए विभाजन, उससे ज्यादा अगर फास्ट और बहुत ज्यादा तेजी से होना शुरू हो गया और आवश्यकता से अधिक हो गया तो कैंसर होगा कि नहीं होगा। तो ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जोर से बोल। ब्रेन में ट्यूमर होगा। तो याद रखिएगा, ब्रेन में ट्यूमर कैसे होता है, तो ब्रेन में ट्यूमर की वजह गैलियल सेल है। आवश्यकता से अधिक गैलियल सेल, है ना, कोशिका का विभाजन कर देता है, जिसकी वजह से, है ना, ब्रेन में कैंसर की बीमारी हो जाती है। और वही ब्रेन में कैंसर की बीमारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। वैसे ब्रेन में न्यूरॉन जो है कोशिका का विभाजन नहीं करता। अब याद रखिए, आप जब, याद रखिएगा, ब्रेन को सबसे पहले हिफाजत रखना है। और सरकार ने परिवहन में एक नियम लगा दिया है कि जब तक आप सुरक्षा यंत्र नहीं पहन करके निकलिएगा तो आपको फाइन देना पड़ेगा। काहे, आपके शरीर के किसी भी बॉडी में अगर चोट लगेगा
कुछ दिन के बाद वह सही हो जाएगा, समझे, गोड़ हाथ टूट जाएगा सही हो जाएगा, है ना, छिला कट फट जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन ब्रेन के किसी भी हिस्से में अगर आपको चोट लगेगा तो चूंकि ब्रेन में न्यूरॉन पाए जाते हैं, वहां कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो अगर ब्रेन कहीं से भी डैमेज कर जाएगा तो याद रखिए कि ब्रेन फिर आपका सही नहीं होगा और वही चोट आपकी मौत का कारण बन जाएगा, वही चोट आपकी मौत का कारण बन जाएगा। याद रखिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा आप करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को रड से, किसी भी व्यक्ति को लाठी से या किसी भी चीज से उसके सर पर वार मत कीजिए। अगर उसके सर पर वार कर दिए, अगर उसका ब्रेन पर वार हो गया और कहीं जो ब्रेन डैमेज कर गया तो याद रखिए कि उसका मरना तय है। इसीलिए सर पर किए गए वार की वजह से उस पर धारा लगाया जाता है, क्या चीज का, 307 का, कि जान से मारने की साजिश की जा रही है। इसीलिए कभी भी लड़ाई झगड़ा में आप किसी को भी ब्रेन पर चोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, लगा हुआ चोट ठीक नहीं होता है और वही कारण बन जाता है उसकी मौत का। आ गया समझ में? तो आप याद रखिएगा, किसी को थूरिए पूछिए अहिजा छोड़ के मार के से नीचे तक बर्बाद कर दीजिए। अभी हम लोग वो सब नहीं सिखा रहे है ना। हम लोग लड़ाई झगड़ा तो बहुत गलत चीज है, लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं है, समझे कि नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, बताइए तो कभी भी लड़ाई झगड़ा से कभी फायदा हुआ है किसी को? लड़ाई झगड़ा में कभी फायदा हुआ है? नुकसान छोड़ करके, धन का नुकसान, जन का नुकसान, है ना, टेंशन, सारा चीज किसकी वजह से होता है? लड़ाई झगड़ा से। इसलिए दुनिया में अगर आपको प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो लड़ाई से हमेशा पीछे की ओर जाइए। आप लड़ाई में शामिल मत होइए। अगर लड़ाई में शामिल हो गए तो आप जीवन में विकास नहीं कर सकते। याद समझ में आ गई बात? इसलिए आप याद रखिएगा। तो लड़ाई की बात इसलिए हम किए और सर पर वार नहीं करने की बात हमने इसलिए किया कि ब्रेन में न्यूरॉन पाए जाते हैं और न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसकी वजह से, है ना, ब्रेन में लगा हुआ चोट सही नहीं होता है। और नहीं तो स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि अगर गैलियल सेल कोशिका का विभाजन अति आवश्यकता से ज्यादा, मैंने अति आवश्यक कर दिया, मैंने ज्यादा से ज्यादा कर दिया, तो भी कैंसर की बीमारी हो जाएगी और उसको फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, जिसमें उसकी मौत फिक्स हो जाएगी। आ गया समझ में? आ गया बात? इसलिए ब्रेन से आदमी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए परिवहन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का फॉलो कीजिए और बिट्टू सर की बात जरूर मानिए। समझ में आ गई बात? अब देखिए, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। अब कोशिका का विभाजन करेगा तब ना कटल छटल ठीक हो जाएगा। अब कुछ मान लीजिए कि आप छुरा छुरी से कट गया, अब कोशिका का विभाजन होइबे नहीं करेगा, तो नया कोशिका जब बनबे नहीं करेगा तो शरीर ठीक होगा? फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि नहीं है? इसलिए सेंट्रोसोम यानी कि कोशिका का विभाजन होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में। क्यों मारिए तो क्यों मारिए, हचाक से हिला दीजिए, ऐसा करके निकाल दीजिए। ये भी हम वीडियो मारने के लिए नहीं बना रहे हैं, किसी को मारने के लिए, बचाने के लिए बना। किसी को तंग करना है तो भैया मारिए, घोंप दीजिए सराख से लीवर में, लग गया चाकू, है ना, जाएगा हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं। तकलीफ होगी लेकिन उससे मरे उड़ेगा नहीं, है कि नहीं? अब इसका मतलब ही नहीं कि आप लोग किसी को मारिए तो वही मार के होंक दीजिए, ठीक है ना, ये सब करना नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है, इसलिए वहां पे चोट भी लगे तो जल्दी ठीक होने के आसार होते हैं। अब मार के ऊपर लीवरे निकाल लीजिएगा तो क्या होगा? ठीक होगा उसका? कितना घूम के पूरा एकदम हिला के खींच लीजिएगा तो क्या होगा उसका? सोचेंगे नहीं तो मरबे ना करेगा। बोलिए, यहां तक समझ में आ गई बात? अब आ जाइए अगले आइटम। इसके बाद इसका एक अंग है जिसको कहते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रदवी जालिका।
क्या बोलते हैं? अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, लिखिए प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है, हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, डॉक्टर लोग को देखते हैं, दुनिया का सबसे अनपढ़ व्यक्ति डॉक्टर का है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा क्या लिखेगा? वो सीधे ई घुसाएगा, आर तक ले जाएगा, छोड़ देगा, हो गया। ये मेडिकल वाला समझ जाता है, समझे कि नहीं? तो इसलिए बोलबे नहीं करता, समझ में आता है कि नहीं? के इतना, अब मान लीजिए कि डॉक्टर है और उससे स्पेलिंग गलती लिखा जाएगा तो बदनामी होगी कि नहीं होगी? तो बोलता है कि डॉक्टर सोचता है कि तो हमको बदनामी से अच्छा है कि एक बार आगे वाला लिख दो, बाकी सब बीच में ऐसे हिला दो, जैसे है कि नहीं, जैसे ये आगे लिख जाओ, बाकी ऐसे हिला दिया, मैंने कैसे हटवा हिलता है ऐसे वैसे हिला दिया, बाकी तो समझना मेडिकल को है, डॉक्टर को है कि नहीं? हम इसे इतना इतना पैसा ले लिया, फीस ले लिया, हमने लूट लिया सनम, डॉक्टर मेडिकल वाला तुम भी लूट लो, कमीशन दे देना हमको। यही बात उसमें लिखा रहता बिचवा में, वो आप नहीं समझिएगा, वही लोग समझता है। पुर्जा देखे ना, तो पुर्जा लेके कहाँ जाते हैं आप लोग? मेडिकल की दुकान। मेडिकल की दुकान वाला से पूछेगा क्या लिखे हैं डॉक्टर साहब, हंसेगा वो पहले, उसमें जानते हो क्या लिखा हुआ रहता है? डॉक्टर लिख देता है हम लूट लिए हैं इसको, तो रोज जितना बनता है उतना लूटो, कमीशन दे देना। पगलाई नहीं लिखा रहता है सब बात नहीं लिखा रहता, इतनी मजाक की तरफ है ना, सीरियस मत लीजिए, वही चीज लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अंतःप्रदावी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ई और आर, तो इसको हम लोग ईआर भी कहेंगे। ईआर का मतलब क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदावी जालिका। समझ में आ रही है बात? अंतःप्रदावी जालिका, ये आंतरिक कंकाल है। कंकाल का मतलब क्या? जैसे देख लीजिए कोशिकाएं है ना, जैसे मान के चलिए कि कोशिका, ठीक है, तो कोशिका जैसे मान के चलिए है, तो कोशिका जो है इसके बीच में एक दीवार की तरह है, यहां से यहां तक ये आपस में सटे नहीं, इसके लिए एक पिलर की तरह है। क्या है? पिलर की तरह। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर में पाया जाता है ना, कोशिका के अंदर में। और यह क्या चीज की तरह काम करता है? तो कंकाल की तरह काम करता है। तो इसीलिए अंतःप्रदवी जालिका को कोशिका का क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। और यह क्या करता है? तो अंदर में है तो आंतरिक सहयोग। क्या करेगा ये? आंतरिक सहयोग, सहयोग के लिए ना बना है, समझे कि नहीं? और जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें दो हिस्से हो जाते हैं। जहां पर इसमें बीच में दीवार दे देंगे दूसरा में ना हो जाएगा, गोल पट्टी। तो सीधी सी बात है कि दो हिस्सा हो गया। एक साइड का जो हिस्सा होता है वह स्मूथ होता है, और दूसरे टाइप का जो हिस्सा होता है वह रफ होता है। स्मूथ माने चिकना और रफ माने खुरदुरा। समझ में आ गई बात? स्मूथ मीन्स क्या हो जाएगा? चिकना, और इधर क्या होता है? रफ। रफ मीन्स क्या चीज? खुरदरा। तो खुरदरा को हम ऐसे से दिखा देते हैं, खुरदरा को हम ऐसे से दिखा देते हैं, मैंने देखने लगे खखोरल जैसन है, तो इसको हम कहेंगे रफ। आज तरी चिकन चिकन है उसको क्या कहेंगे? स्मूथ। यह किसका पार्ट हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है, बिल्कुल पिलर की तरह, जिसमें फर्श और अर्श, समझे कि नहीं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा एक पिलर हटा दिया जाए तो छत रहेगा, चलेगा, नीचे सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा? सटेगा। तो बस इसको एकदम टाइट रखने के लिए क्या है? बीच में पिलर दे देते हैं ना, तो बस पिलर है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे समझ में? जिसके दो हिस्से होते हैं, एक तरफ स्मूथ, एक तरफ रफ। रफ काहे हो जाता है? तो चूंकि भैया इसमें देखिए स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें वसा का निर्माण होता है, यानी कि कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के, कितना तरह के? दो तरह के। एक हो गया स्मूथ ईआर, ये क्या हो गया? स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का मतलब क्या हो गया? चिकन अंतःप्रदावी जालिका।
समझे कि नहीं। एक हो गया रफ, रफ ईआर। रफ ईआर का मतलब क्या हो गया, खुरदरा अंतः प्रदवी जालिका। समझ में आ गई बात। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह स्मूथ इसलिए होता है कि वहां पर वसा होता है, यहाँ वसा का निर्माण होता है। वसा बोले तो घी, चिकन होता है कि नहीं होता है, तेल चिकन होता है कि नहीं होता है, बोलिए है ना। तो जो चिकना है वसा है कि नहीं, जो चिकना है वह क्या है, वसा। तो यहाँ पे स्मूथ में वसा का निर्माण हुआ। और रफ का है भाई, तो रफ इसलिए है कि वहां पे प्रोटीन का निर्माण है। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का है यहाँ पे है, चूंकि जो रफ वाला साइड है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम तो आप जान ही रहे हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन बनाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा, रफ, कैसा दिखाई देगा, रफ। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। तो अब इसके बाद पढ़ लीजिए राइबोसोम के बारे में। अब किसको बारे में पढ़ लीजिएगा, राइबोसोम के बारे में। तो अब राइबोसोम पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिएगा, राइबोसोम। समझ में आ रही है बात, राइबोसोम। तो अब देख लीजिए, इसका हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे, तो पहले पढ़ लिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का वैक्यूल्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लीजिए, तारक का सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या पढ़ रहे हैं, राइबोसोम। क्या पढ़ रहे हैं, राइबोसोम। क्या पढ़ रहे हैं बाबू मेरे, राइबोसोम। राइबोसोम पढ़ रहे हैं, आ रहा समझ में। आओ इधर बैठिए। राइबोसोम देखिए, इसका खोज किसने किया था, प्लाडे ने। इसका खोज किसने किया था, प्लाडे ने। प्लाडे, प्लाडे। राइबोसोम की खोज किसने किया था, प्लाडे ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले भाग में पाया जाता है। सीधी सी बात है, देखिए ना भाई, इसमें है आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ईआर के खुरदरे भाग में। किसमें, खुरदरे भाग में। खुरदरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है, प्रोटीन बनता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। अब देख लीजिए, और इसका जो काम है, राइबोसोम का कार्य क्या है, तो इसका कार्य अब ये तो पढ़े हैं, प्रोटीन निर्माण करना। क्या निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण करना। क्या निर्माण करना, प्रोटीन। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण में कोशिका का कौन अंग प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइबोसोम। उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब देख लीजिए, यहां पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, समझ में आ रही है बात, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। समझ में आ गई बात, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। किसके आधार पर, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। सन कोफिशिएंट आ रहा है, उसमें कट रहा है, देखिए थोड़ा सा मिलाइए। देखिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार के। देखिए, ये किसी भी तरल पदार्थ को नापने का एक यंत्र है ना। और इसके आधार पर, द्रवित पदार्थों के आधार पर यह आकार को बतलाता है। यह किसको बतलाता है, आकार को। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसको बतलाता है, आकार को। किसको बतलाता है, आकार को। आकार बोले तो माने कौन भारी है, कौन बड़ा है, माने कौन छोटा है। तो इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है उसके आधार पर राइबोसोम दो प्रकार का, एक होता है 70S और एक होता है 80S। निश्चित तौर पर 70S लिखा हुआ है तो यह छोटा होगा, यह क्या होगा, छोटा। और 80S लिखा गया है तो ये क्या होगा,
बड़ा। कैसे समझे कि यह 80s और 70s है? जब किसी पदार्थ में, तरल पदार्थ में अगर किसी भी है ना चीज को हम डाल दिया और अगर वह जो पहले जाकर के डूबेगा वह निश्चित तौर से भारी होगा, बड़ा होगा, यानी कि उसके उसमें क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 80s है और जिसमें जो लेट से गिरेगा उसमें 70s है, यानी कि 70s हो गया तो यह छोटा और 80s हो गया तो क्या हो गया, बड़ा। और जिसमें जिसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है ना बड़ा है जो, यानी कि 80s है, वैसे जीव यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक जीव। क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक जीव। और जिसमें 70s पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। क्या कहते हैं इसको? प्रोकैरियोटिक जीव। आप इस स्थिति को समझ लीजिए, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखे, जो कैसे दिखे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, यानी कि जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हो गया वह प्रोकैरियोटिक, और जिसको ऐसे ही देख लिए वह क्या हो गया? यूकैरियोटिक। आप हमको कैसे देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लाकर हम लोग रहे हैं, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग कौन जीव हो गए? यूकैरियोटिक। क्या हो गए? यूकैरियोटिक। चूहा को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लगाइएगा तो कौन जीव हो गया? यूकैरियोटिक। अब आ गया समझ में? जिसको हम खुली आंख से देख ले यूकैरियोटिक, और जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़े उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्लियर हो गया? कि कोई दिक्कत समझ में आ गई बात है? कहीं से कोई प्रॉब्लम है? कोई यहाँ तक का बात समझ में आ गया? आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हम और विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी हम लोग उसके अंग को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी चैप्टर में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में और विस्तृत से पढ़ाएंगे, लेकिन अंतिम में, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम इसके अंगों के बारे में जान रहे हैं। इतना आप याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक को पहचानने के लिए, जिसको हम नंगी आंखों से देख सके, हमको देख रहे हैं तो यूकैरियोटिक को, आपको हम देख रहे हैं तो आप यूकैरियोटिक। गिलास को देख रहे हैं, गिलास तो सजीव थोड़ी है, सजीव न पढ़ रहे हैं। आप चूहा छुछुंदर सबको देख रहे हैं, तितली को देख रहे हैं, सब यूकैरियोटिक जीव है। और जिसको देखने के लिए क्या लगाना पड़े? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्लियर होगा? तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। समझे कि नहीं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और इसके बाद इसके आगे के अंग पर हम लोग फिर से विचार करते हैं। बोर्ड भर गया, फिर से इसको स्टॉप कीजिए, फिर आगे।